लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं भारतीय विचारक। भारतीय विचारकों में आज हमारा टॉपिक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आप सभी जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। इनके जीवन दर्शन पर यदि प्रकाश डालें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में मद्रास से करीब 40 किलोमीटर दूर तीन तीर्ण नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी थे। इनके नाम में जो सर्वपल्ली शब्द है वह सर्वपल्ली शब्द उस गांव से संबंधित है जिस गांव में लोग या इनके पुरखे पहले रहते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। इनकी माता का नाम सीतम्मा था। इनके एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो राधाकृष्णन जी की का शिक्षा ईसाई मिशनरी स्कूल से प्रारंभ होता है। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में सबसे पहले दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए। उसके बाद यह कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में चयनित हुए। इसके बाद यह कलकत्ता और बनारस विश्वविद्यालय में कुलपति का पद भी ग्रहण किया। उसके बाद इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। इनके दार्शनिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के योगदान की वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इन्हें 1954 में भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया। इस महान दार्शनिक के बारे में यदि बात की जाए तो 1948 और 49 में जो पहला विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया उस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे और इनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं को अध्ययन करते हुए उन पर विभिन्न सुझाव दिए गए थे। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु के विषय में बात करें तो 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हो गया था। अब इनके शिक्षा दर्शन के विषय में बात करें तो सबसे पहले इन्होंने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो हमें किसी भी प्रकार से सामंजस्य व्यक्त करने में या खुद को अनुभूत करने में मदद करती है। इसके साथ उन्होंने शिक्षा के अर्थ को अनेक प्रकार से व्याख्यानित करते हुए अनेक प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला, शिक्षा सामंजस्यपूर्ण विकास है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना था कि शिक्षा सामंजस्यपूर्ण विकास है। शिक्षा के द्वारा ही हम किसी भी विषय वस्तु पर पूरे गहनता के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षा प्रकृति को अनुशासित करती है। इनका मानना था कि मनुष्य की जो प्रकृति है बहुत ही चंचल है। ऐसे में शिक्षा के द्वारा ही इस प्रकृति को अनुशासित किया जा सकता है। इसके बाद इनका कहना था, तीसरा पॉइंट, कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। इनका मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य का विकास किया जा सकता है। इसके बाद शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह आजीवन चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है, यह कभी रुकती नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट है, शिक्षा नवीन जीवन हेतु प्रशिक्षण है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि मनुष्य को जो आगे विद्यालय जीवन के बाद जो आगे जीविकोपार्जन में जो कठिनाइयां होती हैं उनके लिए शिक्षा नवीन जीवन है, क्योंकि उस
विद्यालय जीवन में उसे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वह आगे की समस्याओं का समाधान कर सके या जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। इसके बाद है शिक्षा मनुष्य में परिवर्तन लाती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि शिक्षा ही मनुष्य में परिवर्तन लाती है। जन्म से सभी पशुवत होते हैं, शिक्षा के द्वारा ही उनमें संस्कारों का सृजन हो सकता है और जो उनमें बहुत सारी आंतरिक और बाह्य शक्तियां हैं उनमें समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद है शिक्षा के उद्देश्य। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनमें पहला है आत्मा की स्वतंत्रता का उद्देश्य। राधाकृष्णन जी का मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जो आत्मा को स्वतंत्र करे। स्वतंत्र, यहाँ स्वतंत्र मतलब यह है कि मनुष्य का जो जब जन्म होता है तो वह अंधकार में लिप्त होता है। ऐसे में उनकी आत्मा की स्वतंत्रता के लिए शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इसके बाद है अंतर्दृष्टि विकास का उद्देश्य। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि मनुष्य की जो अंतर्दृष्टि है, जो उसकी इनसाइट पावर है, उसको शिक्षा के माध्यम से ही प्रकाशित किया जा सकता है जिससे वह अपनी कठिनाइयों का समाधान कर सके। इसके बाद है उच्चतर जीवन प्राप्ति का उद्देश्य। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही हम उच्चतर जीवन यापन कर सकते हैं। मनुष्य के जब जन्म होता है तो वह केवल अपनी मूल आवश्यकताओं में ही लिप्त रहता है और केवल शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे वह उच्चतम जीवन यापन कर सकता है। इसके बाद है चरित्र निर्माण का उद्देश्य। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि चरित्र निर्माण मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उनका मानना था कि जब तक मनुष्य का चरित्र कुशल नहीं होगा, चरित्र अच्छा नहीं होगा, तब तक एक अच्छे समाज या अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना संभव नहीं है। इसके बाद है आत्मज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य। राधाकृष्णन महोदय का कहना था कि शिक्षा के द्वारा ही हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हम क्या हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है और हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या दायित्व हैं। यह तभी संभव है जब शिक्षा के द्वारा हम इसे प्राप्त करें। इसके बाद शारीरिक विकास का उद्देश्य। राधाकृष्णन महोदय का कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास करना भी है, क्योंकि बिना शारीरिक सबलता के या बिना शारीरिक क्षमता के मनुष्य किसी भी क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करता है। इसके बाद है शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यदि पाठ्यक्रम के विषय में बात किया जाए तो उन्होंने विश्वविद्यालय आयोग में विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम पर चर्चा की है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उन्होंने किन किन क्षेत्रों पर या किन किन विषय क्षेत्र पर बल दिया है। तो पहला है समाज विज्ञान। समाज विज्ञान के अंतर्गत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मनोविज्ञान, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि को शामिल किया है। मानवीय विज्ञान, जिसकी वजह से मनुष्य स्वयं को नियंत्रित करता है, स्वयं को कंट्रोल करता है, अपनी अच्छाइयों को प्रदर्शित करता है, अपने दुर्गुणों को अपने में संयमित करता है। इनमें वह ललित कला, साहित्य, भाषाएं और धर्म को शामिल करते हैं। सामान्य शिक्षा के अंतर्गत वह हाई स्कूल, इंटर में वह सब विषय को रखते हैं जिसमें भाषा वगैरह आती हैं, जिसके कारण मनुष्य जीविकोपार्जन कर सके। इसके बाद है प्राचीन ग्रंथों का स्थान। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि भारतीय संस्कृति में जो भी हमारी विरासत है वह बहुत ही बहुमूल्य है। इसके लिए हमें केवल भारतीय संस्कृति नहीं अपितु विभिन्न धर्मों में जो कुछ भी अच्छा है उसे हमें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कृषि, कानून, शिक्षण, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य आदि पर उन्होंने विस्तृत पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से सभी अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल कर सके। इसके बाद है शिक्षण विधियां। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षण विधियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। पहली मौखिक विधि, दूसरी चिंतन विधि। मौखिक विधि
के अंतर्गत वह सारी विधियां आती हैं जिनमें मनुष्य मौखिक रूप से शिक्षण और अध्ययन करता है। इसके बाद चिंतन विधि के अंतर्गत मनुष्य में चिंतन, मनन, निध्यासन जो भी विधियां आती हैं वो इनमें शामिल किया गया है, जिसे हम देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि, शब्द विधि, वाचन विधि, चिंतन, मनन, व्याख्यान आदि प्रमुख विधियां थी, जिनको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षण का माध्यम मानते थे कि शिक्षण में इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद है शिक्षा में अनुशासन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि छात्र को अनुशासित करना या उसकी आंतरिक और बाह्य शक्तियों को प्रेरित करना अति आवश्यक है। उनका कहना था कि मनुष्य में सभी प्रकार की अच्छाइयां और बुराइयां विद्यमान हैं। ऐसे में मनुष्य को या अध्यापक को चाहिए कि वह व्यक्ति को आदर्श के मार्ग पर प्रेरित करके विभिन्न प्रकार के धार्मिक आचरण के माध्यम से अनुशासित करे। इसके बाद है शिक्षा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वयं एक शिक्षक थे। आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस पर ही हम सभी शिक्षक दिवस मनाते हैं। इनका मानना था कि शिक्षक में और छात्र में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। शिक्षक का उन्होंने कर्तव्य बताया कि शिक्षक को सबसे पहले अपने विषय में विस्तृत अध्ययन होना चाहिए और उन्होंने कहा कि शिक्षक को स्व अध्ययन के लिए साल में कम से कम एक बार अवकाश मिलना चाहिए और साथ ही उनका कहना था कि शिक्षक ऐसा हो जो छात्रों की समस्याओं का समाधान कर सके, वह विभिन्न और शिक्षा के स्तर को वह ऊंचा उठा सके। इसके बाद है छात्र। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि छात्र किसी प्रकार के लोभ, मोह, माया से दूर हों, वह शारीरिक रूप से सबल हों, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति हो सीखने के लिए, साथ ही वह शिक्षक का सम्मान करने वाले हों और अपने कर्तव्य मार्ग पर अडिग रूप से आगे बढ़ने वाले हों। इसके बाद है विद्यालय। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि विद्यालय समाज का वह अंग है जहां पर समाज की नई दिशा तय होती है। ऐसे में विद्यालय वह स्थान होना चाहिए जहां छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सके और समाज की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए जहां पर अनुसंधान किए जा सके। इसके बाद है नारी शिक्षा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि स्त्री और पुरुष दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। ऐसे में एक पहिए का कमजोर होना इस राष्ट्र के विकास के लिए अच्छा नहीं है। उनका कहना था कि स्त्रियों की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने स्त्रियों के लिए गृह अर्थशास्त्र, नर्सिंग और शिक्षिका मतलब प्राइमरी स्तर के लिए शिक्षिका प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की थी, जिससे नारियों का उत्थान हो सके और वह इस समाज के विकास में अपना योगदान निभा सके। इसके बाद इनके साहित्य सृजन की बात करें तो उन्होंने सत्य की खोज, रवीन्द्र दर्शन, भारतीय दर्शन का इतिहास, भारत में आर्थिक नियोजन, स्वतंत्रता और संस्कृति आदि विभिन्न पुस्तकों का लेखन कार्य किया है। तो आज हमने देखा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विषय में। अगली क्लास में हम अगले विचारक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।